हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोडायवर्सिटी के पार्ट वन मैंने बात कर चुका हूं और इसमें हम पार्ट टू के बारे में बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि बायोडाइवर जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के कोर सेक्शन। इन सारे सेक्शनों को हम पार्ट वन में बात कर चुके हैं। लगभग सारे सेक्शनों में हम बात कर चुके हैं। हाँ, हम अब बात करेंगे। यहाँ तक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के तीन भाग होते हैं, उसमें हम बात करेंगे। ये सारे सेक्शनों में हम पार्ट वन में बायोडायवर्सिटी के पार्ट वन में हम बात कर चुके हैं। पार्ट टू में इन सारे सेक्शनों को बात करेंगे। तो इसके तीन भाग होते हैं। एक कोर क्षेत्र होता है जो काफी प्रोटेक्टिव होता है, और जो सेकेंड होता है, कोर सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, विनाशकारी अनुसंधान का, रिसर्च के काम, कम हानिकारक क्रियाओं जैसे शिक्षा और पारिस्थितिकी पर्यावरण शोध आदि को यहाँ संचालित कर सकते हैं। यानी शिक्षा, इन सारी चीज रिसर्च सेक्शन पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन विजिटिंग के पर्पज से इसको यूज नहीं किया जाता है। बफर क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। इसका प्रयोग सहायक क्रिया जैसी पर्यावरणीय, शिक्षा, मनोरंजन के लिए बफर में आप लोग जाते हैं। मूल और प्रायोगिक अनुसंधान इत्यादि के लिए किया जाता है। संक्रमण क्षेत्र जो होता है, इस परिक्षेत्र में प्रबंधन एवं स्थानीय लोगों के मध्य सक्रिय सहभागिता सामंजस्यपूर्ण चलाई जाती है। यानी बफर क्षेत्रों में लोग घूम सकते हैं, लेकिन कोर क्षेत्रों में नहीं घूम सकते। कोर क्षेत्रों में सिर्फ रिसर्च के काम और काफी प्रोएक्टिव कामों को किया जाता है, लेकिन बफर क्षेत्रों में घूम सकता है। संक्रमण क्षेत्र तो उसकी ट्रांजिशन एरिया जो होती है, उसमें हम लोग स्थानीय लोगों से सहभागिता से चलती है। यानी ये कोर हुआ, ये कोर हुआ, ये बफर हुआ, और ये जो हुआ आपका ट्रांजिशन एरिया होता है। ऐसे ही आपका बायोडाइवर्सिटी पार्क होते हैं। इस इस कार्यक्रम में एनजीओ को शामिल किया जाता है जो 12 जर्मन आरक्षित भारत में स्थित है, जिसे एम ए बी, जो कि 1971 यूनेस्को का यूनेस्को के 1971 प्रोजेक्ट के तहत एम ए बी को लॉन्च किया गया था, जिसमें 12 हमारा जियोमेट्रिक आरक्षित क्षेत्र को शामिल किया गया है। हम बात कर लेते हैं 12 के बारे में। तो आपका अंडमान निकोबार समूह में हमारा 6 है, जिसमें हम बात करते हैं सारे बे वाले हैं। कैंपवेल नेशनल पार्क, अब हम नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं। गलाथिया वे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी, अब सारे 106 नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड में 6 नेशनल पार्क हैं। तो इसका कोरिलेट करना काफी इजी है। बे, वे, महात्मा गांधी और मणिपुर और रानी झांसी के बारे में सारे क्रांतिकारियों का नाम है। 2 बे है और एक महात्मा गांधी भी क्रांतिकारी, झांसी की रानी भी क्रांति। सेंडल पिक, ये तो हम वहां की उच्च चोटी है, तो उससे कोरिलेट कर सकते हैं, सेंडल पिक। और एक है माउंट हैरियट, मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार आइलैंड में पड़ता है। इस चीज पर ध्यान देना, माउंट हैरियट, मणिपुर लिखा रहेगा बट कहाँ है, अंडमान निकोबार आइलैंड में। तेलंगाना में नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो आई थिंक तेलंगाना में आपका 3 नेशनल पार्क है, जिसे कैसु ब्रह्मन रेड्डी, महावीर हरिना वन्य स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना रेड्डी और मुगरवानी। मुगरवानी ये नेशनल पार्क कहाँ है, तेलंगाना में। कितने हैं, 3 हैं, रेड्डी, महावीर हरिना और मुगरवानी। तीनों नेशनल पार्क कहाँ, तेलंगाना में। आंध्रा में भी 3 हैं, जिससे पॉपीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर। वेंकटेश्वर से कभी 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 लोग साउथ चले जाते हैं, तमिलनाडु चले जाएंगे, केरला चले जाएंगे, बट यहाँ होगा पॉपीकोंडा, याद करना इजी है, आंध्रा का ही स्थान है। राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है आपका, आंध्रा में है। और अरुणाचल प्रदेश में बात कर लेते हैं, माओलिंग नेशनल पार्क है। नामदफा काफी ही है, नामदफा नेशनल पार्क ज्यादा पूछा जाता है, बीबीआई ये क्वेश्चन। नामदफा कहाँ है, और अरुणाचल प्रदेश, और माओलिंग एक एडिशनल है। तो आई थिंक असम में 7 नेशनल पार्क हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। डिब्रू साइखोवा डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा मानस, काजीरंगा मानस जिसमें एक सिंह वाले पाए जाते हैं। डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा मानस, नामेरी, ओरांग, रायमोना, लेटेस्ट है, देही पटनाई लेटेस्ट है। ये सारे किसकी है, असम की है। मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरांग, रायमोना और देही पटकाई। ये कहाँ की नेशनल पार्क है, असम की नेशनल पार्क है।
तो आई थिंक इसको याद करना काफी इजी है। मानस नामेरी, उरोंग, रायमोना, देहिंगपट्टनई। कहाँ की नेशनल पार्क है? असम की। बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है, जिसे गुरु घासीदास, अभी लेटेस्ट बना है गुरु घासीदास। इंद्रावती, काफी इंद्रावती, कांगेर घाटी। कहाँ की है कांगेर घाटी? हिमाचल नहीं मार देना है कभी कभी, हिमाचल लोग मार देते हैं, हिमाचल नहीं होगा। कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास किसकी है? छत्तीसगढ़ की है। गोवा में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है भगवान महावीर मुल मुल्लेम नेशनल पार्क। भगवान महावीर मुल्लेम नेशनल पार्क कहाँ है? गोवा में। तो गुजरात में 4 नेशनल पार्क है जिसका वंसदा, ब्लैक बॉक, गिर और मरीन। किसकी है? गुजरात की है। बंसदा, ब्लैक बॉक, गिर और मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? आपका गुजरात में है। तो बंसदा, ब्लैक बॉक, गिर और मरीन कहाँ की है? गुजरात की नेशनल पार्क है। बंसदा, ब्लैक बॉक, वहां की ब्लैक बॉक, गिर और मरीन किसकी नेशनल पार्क है? गुजरात की। हरियाणा में बात करें, कालेसर। कालेसर ये थोड़ा टफ होता है, क्योंकि कोरिलेट इसको थोड़ा सा लोग इजीली याद नहीं कर पाते। सुल्तानपुर तो इजीली याद कर पाते हैं, सुल्तानपुर। कालेसर कहाँ की नेशनल पार्क है? हरियाणा की। आगे हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क आती हैं, जिसमें ग्रेट हिमालय, हिमालय से कोरिलेट कर सकती है हिमाचल। इंदर किला, इंद्रावती हिमाचल छत्तीसगढ़। इंदर किला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा, खीर गंगा में कभी कभी उत्तराखंड लोग मार देते हैं, उत्तराखंड नहीं होगा। खीर गंगा, पिन वैली और सिंबल बारा कहाँ की नेशनल पार्क है? हिमाचल प्रदेश। कौन कौन? ग्रेट हिमालय, इंदर किला, खीरगंगा, पिन वैली, सिंबल बारा किसकी नेशनल पार्क? हिमाचल प्रदेश की नेशनल पार्क है। आगे हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। इसमें भी 4 है। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, जिसे जिसे बर्डमैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है सलीम अली को। सलीम उनके नाम पर है। सिटी फॉरेस्ट अभी नाम हो गया है। दाचीगाम, दाचीगाम किश्तवाड़ा और काजीनार, काजीनार, दाचीगाम, किश्तवाड़ा। यानी जम्मू कश्मीर में कितने हैं? सलीम अली, सिटी फॉरेस्ट जिसके नाम है दाचीगाम, किश्तवाड़ा और कजीनार नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर की है। लद्दाख में हेमिस ओनली वन है, जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक पर है। झारखंड में भी एक बेतला है हमारा, जिसे पलामू बेतला नेशनल पार्क। कर्नाटक में बात कर लेते हैं। कर्नाटक में 5 नेशनल पार्क है। अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुखी, नगरहोल। कहाँ? कौन कौन? अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुखी और नगरहोल। ये सारे किसकी नेशनल पार्क है? कर्नाटक की नेशनल पार्क है। तो अंसी, बांदीपुर, बांदीपुर, बांधवगढ़, बांदीपुर कर्नाटक, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल किसकी है? नागरहोल ये सारी किसकी? कर्नाटक की। राज्य के 7वें नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है किसे? नागरहोल को। बेहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व भारत के भीतर स्थित रायमोना फॉरेस्ट 6वें नेशनल पार्क गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। रायमोना जो हमारा अभी पढ़े हैं असम में। भारत भारत ने 1971 में वन्य जीव एक्ट लाया था, पारित किया था, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना हो। इसी से बना है नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य, जो कि 1936 में देश की पहला आपका यही उत्तराखंड में बना था। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर से लेकर हेमिस हाई है। देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा हेमिस हाई है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट 1936, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जिम कॉर्बेट बना है। नेशनल पार्क है जिसे वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष हमारे कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, जिसकी ड्यूटी दिया गया 97 आर्टिकल आर्टिकल 78 में। यानी पीएम की भी ड्यूटी होती है आर्टिकल 78 में कि क्या क्या करेंगे। तो 4 जनवरी 2023 तक संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत 106 नेशनल पार्क, 567 वन्य जीव अभयारण्य और 105 राष्ट्रीय रिजर्व, 220 सामुदायिक रिजर्व शामिल है, जो देश के लगभग भौगोलिक क्षेत्रफल का 1,73,000 वर्ग किलोमीटर एरिया को में फैला हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि कितने एरिया में है? 1,73,000
एरिया में वन्य जीव अभयारण्य ब्यूरो के बारे में बात करते हैं। इसका निर्माण वन्य जीव निरोध एक्ट 1972 के तहत होता है। इस ब्यूरो का गठन 6 जून 2007 को हुआ था। इस ब्यूरो का स्थापना 6 जून गठन हुआ था 72 में, लेकिन स्थापना कब हुआ था? 2007 में। इस शाखा का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, साउथ में एक जबलपुर, मिड में पड़ जाती है। तो अधिनियम यह प्रावधान है कि वन्य जीव और पक्षियों की शिकार करने हेतु राष्ट्रीय पार्क एवं पशु विहार की स्थापना की ये नियम बनाया गया है। भारत सरकार जीव संस्था, भारत सरकार के पर्यावरण वन्य जीव जलवायु संस्था के रूप में 1972 में यह संस्था आया है अस्तित्व में। 30 जनवरी को मध्य वन 19 फरवरी 2017 को मध्य वन्य जीव निवारण नियंत्रण ब्यूरो द्वारा भारत में ऑपरेशन थंडरबर्ड बड़े चलाया गया था। वो वास्तव में यह वन्य जीवों के प्रति हो रहे अपराध को ऑपरेशन थंडरबर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ये वन्य जीवों से संबंधित ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन इस तरह से बहुत सारे ऑपरेशन विजय गोवा को बीचने के लिए, ऑपरेशन हैदराबाद के लिए भी चलाया गया था। बहुत सारा ऑपरेशन है जिसमें हम इसको ये वन्य जीवों से संबंधित वास्तव में वन्य जीवों के प्रति हो रहे अपराधों को नियंत्रण करने के लिए 43 देशों के साथ में इंटरपोल द्वारा परिचालित अभियान का कोड नेम है ऑपरेशन थंडरबर्ड। विश्व जलमग्न दिवस 2 फरवरी, वही आपका वेटलैंड डे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व घरेलू गौरैया दिवस 10 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। 21 मार्च वानिकी दिवस। 22 मार्च विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च है। बात विश्व मौसम दिवस 23 मार्च, यानी 21, 22, 23। 23 को मौसम और जल, 22 को 21 को क्या है? विश्व वानिकी दिवस। अर्थ आवर डे, मार्च का अंतिम शनिवार। मार्च का अंतिम शनिवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल WCC से 1948 में बना था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तो उस दिवस को लेकर हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस जन संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 12 मई। विश्व प्रवासी यानी 10 मार्च को कौन गौरैया, तो 12 मई को कौन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व जैव विविधता 22 मई। तंबाकू 31 मई। विश्व पर्यावरण 5 जून। महासागर 8 जून। और विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून। यानी 8-10 में काफी कोरिलेशन है। 8 जून को तो महासागर दिवस है, 10 जून को क्या है? भूगर्भ जल दिवस, ग्राउंड वाटर डे। मरुस्थलीय और अनावृष्टि के रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 जून। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 जून, 2 डेट। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। और 16 अक्टूबर में लोगों को अंतर होते हैं। 16 अक्टूबर को FAO विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। मतलब वही FAO को ऑर्गेनाइजेशन बना था FAO, तो उस समय मनाया जाता है FAO। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस 22 दिसंबर। वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर। वन्य दिवस 31 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च जल और 23 मार्च मानसून। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 मार्च। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह। और आई थिंक मार्च के शनिवार को मनाया जाता है वीक वन्य जीव सप्ताह। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर। 5 डॉल्फिन के एक दिन बाद ही शाकाहार। विश्व जिसे 8 जून को महासागर, 10 जून को ग्राउंड वाटर डे, ऐसे पूरे 17 जून को सुखाड़ पड़ जाएगा, मरुस्थल डे, ऐसे पूरे। विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर माह का प्रथम
सोमवार को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को पड़ता भी है हालांकि पर्यावरण दिवस। विश्व आपदा निवारण नियंत्रण 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मैंने बात कर चुका हूँ, एफएओ बना है इसी दिन। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1945 को बना है, वाशिंगटन डीसी में है इसकी हेडक्वार्टर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को बना है, वाशिंगटन नहीं, न्यूयॉर्क में इसकी हेडक्वार्टर है। डब्ल्यू आईएमएफ और डब्ल्यूएचओ का। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 12 नवंबर को मनाया, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 12 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दर्शन दिवस 12 नवंबर। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। पर्यावरण के रिजर्व करने के लिए ये डे मनाया जाता है 25 नवंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीबीआई। 5 जून तो याद लोग मार देते हैं इसमें, 5 जून नहीं होगा। एनवायरमेंट को संरक्षण करना क्या है, 25 नवंबर एनवायरमेंट के लिए। और 5 जून वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। प्रदूषण के लिए 2 दिसंबर, पोल्यूशन के लिए। राष्ट्रीय ऊर्जा 14 दिसंबर। ह्यूमन राइट 10 दिसंबर। विश्व वन महोत्सव जुलाई और फरवरी का प्रथम सप्ताह। बाघ 29 जुलाई को मैंने बात कर चुका, विश्व ओजोन मैं बात कर चुका हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर में होगा। विश्व आपदा ने ये सब सारी चीजें मैंने बात कर चुका हूँ। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस ये। अब हम बात करते हैं बाघ प्रोजेक्ट 1973 में जो लॉन्च किया गया था, इसके बारे में बात करते हैं। टाइग्रिस ग्रीक भाषा टिग्रिस से हुई है। बाघ विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर है। भारत में बाघ गणना 1972 में की गई थी। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट से ये नेशनल जिम कॉर्बेट से प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। 18 राज्यों में 53 राष्ट्रीय बाघ उद्यान है। भौगोलिक रूप से 2.21% लैंड पर क्या है, बाघ प्रोजेक्ट है। और ओवरऑल हम बात करें, क्योंकि नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, सारे पार्कों के लेकर मान बात करें तो 1,73,000 1,73,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को क्या है हमारा देश में इस तरह के पार्क है, नेशनल पार्क। और उसमें स्पेसिफिक जो बाघ के लिए है 2.21% हमारे लैंड का 2.21% पर टाइगर प्रोजेक्ट है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आधारित क्षेत्र जो है नल्ला श्रेणी में नागार्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन आता है। तो देश के सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट यानी टाइगर पार्क जो है हमारा देश में कहाँ है, नल्ला सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे छोटा छोटा बाघ ओरांग असम वाला। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ प्रोजेक्ट नामदफा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और मौलिंग भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, लेकिन नामदफा टाइगर प्रोजेक्ट है। तो सबसे ऊंचा पर कौन पूछे था, ओरांग। नामदफा सबसे छोटा ओरांग, सबसे बड़ा नलमलाई। भारत का दक्षिणतम बाघ आधारित क्षेत्र है क्लक्कड़ मुडनथुरई, तमिलनाडु में पड़ता है। जिम कॉर्बेट विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय पार्क है। जिम कॉर्बेट हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। इसी से 1936 से ही यहीं पर ये 1936 में पहला इंडिया के पहला नेशनल पार्क है आई थिंक। तो इसी से हमारा प्रोजेक्ट टाइगर को भी लॉन्च किया गया, 1973 में लॉन्च किया गया था। और यहीं पर हाईएस्ट डेंसर, वर्ल्ड के हाईएस्ट डेंसर टाइगर पाए जाते हैं। बाघों की विलुप्त प्रजातियां हम बात कर लेते हैं। कौन कौन प्रजाति बाली टाइगर जो बाली इंडोनेशिया में पाई जाती है वो खत्म हो चुकी है। कैस्पियन सागर जो कैस्पियन क्षेत्र में पाई जाती है। जावा टाइगर जो इंडोनेशिया में पाई जाती है, सारी चीजों पे खत्म हो चुकी है। 2014 से 18 के मध्य बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि हुई है। वर्तमान बाघों की कुल संख्या 2967, जो मध्य प्रदेश में 556 और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में 524, इस तरह से है। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कैलाश सांगला 1992 में, यही जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करने में सबसे अहम योगदान कैलाश सांगला का ही था। इसलिए टाइगर मैन ऑफ द इंडिया इन्हें माना जाता है। बर्ड्स मैन ऑफ द इंडिया उसे सलीम अली को माना जाता है। 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व सांगला ने ही किया था।
इसीलिए इन्हें माना जाता है टाइगर मैन ऑफ द इंडिया। वाटर मैन में जितेंद्र सिंह कुछ करके ऐसा नाम है। तो ये सारी चीजों को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण एक्ट सुबह 4 जनवरी 1973 को जिम कॉर्बेट से भारत में विश्व के 70% बाघों का स्थल है। भारत में सिर्फ वर्ल्ड की 70% टाइगर पाई जाती है। विश्व बाघों की प्रजाति है बंगाल टाइगर्स, जो कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश पाई जाती है। इंडो चाइनीज टाइगर के बारे में कंबोडिया, चीन इस तरह के क्षेत्रों में पाई जाती है। मलाना टाइगर सुमात्रा, साइबेरियन, दक्षिण चीन सागर इस तरह के टाइगर मिलती है। भारत में चीतों का पुनर्वास थोड़ा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह कार्यक्रम सर्वप्रथम 2009 में लॉन्च किया गया था, जो कि अभी प्रोजेक्ट टाइगर 17 सितंबर को ये लॉन्च किया गया था। ये हमारा अभी बात कर रहे हैं आगे। तो आई थिंक भारत में चीतों का पुनर्वास जो कि 1952 से ही हमारे देश में चीतों का खत्म हो चुका है। 2009 में इसे फिर से इनिशिएटिव लिया गया कि हमारे देशों में चीतों को लाया जाए एनीवेज। बट कुन नेशनल पार्क में सबसे पहला हम विश्व है। चीता विश्व की सबसे तेज दौड़ने वाली, इसके पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज फैक्ट है कि चीता सबसे विश्व की सबसे तेज दौड़ने वाली स्थलीय स्तनधारी है। और हम बात करें टाइगर के बारे में, विश्व की सबसे पसंदीदा जीव भी है वो, उस पर वो फैक्ट है। सबसे ज्यादा संख्या नामीबिया में पाई जाती है टाइगर या चीता। इसी कारण इसे द चीता लैंड ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। वैश्विक रूप से संकटग्रस्त है प्रजातियों की आयुसीएन की रेड लिस्ट में चीतों की वोलरेबल मतलब वही आप वो खराब होने की स्थिति में आ चुकी है। इस पर चिंता करना बहुत जरूरी है। इस तरह के लिस्टों में, जो कि पहला वाला वीडियो में मैंने सारे लिस्टों को बात कर, क्रिटिकल, इंडेंजर्ड, एग्जिस्ट इन वाइल्ड लाइफ, नॉट सफिशिएंट डाटा, इन सारे सेक्शनों पर बात कर चुके हैं, जो कि आईयूसीएन 9 तरह का लिस्ट जारी करता है, जिसमें वल्नरेबल एक लिस्ट होता है। तो चीजा जो हमारा वल्नरेबल में ही आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो ये किस लिस्ट में आता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि चीता किस आईयूसीएन की किस लिस्ट में आता है, तो वल्नरेबल में आता है। जबकि एशियाई चीता, जिसका अस्तित्व केवल ईरान में है, एशियाई चीता नामीबिया से 8 चीतों को भारत के कुन्नू नेशनल पार्क, कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। सेकेंड टर्म में जो है 12 चीतों को लाया गया। रामगढ़ विसंधारी, अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे देश का 52 नंबर का बाघ है बहरा। अभी हमारे देश में 53 है टाइगर रिजर्व, जो कि एक लेटेस्ट बना, यूपी में बना है। बाघों की संख्या संख्या में 6.2 कुल इतना की वृद्धि लेकर 3167 पहुंच चुकी है। और हाथी संरक्षण प्रोजेक्ट जो 1992 में लॉन्च किया गया था, हाथी किस्टोन प्रजाति है। हाथी किस्टोन प्रजाति है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हाथी प्रोजेक्ट मेनली ये रखना 92 में लॉन्च किया गया था। इस तरह से हाथी का दांत टस्क श्वेत पदार्थ वाले, आइवरी कहते हैं इसकी, श्वेत पदार्थ वाले पार्ट को आइवरी कहा जाता है। शुभारंभ झारखंड के सिंह भूमि से प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था। उसी तरह प्रोजेक्ट टाइगर को हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से लॉन्च किया गया था। उसी तरह हाथी प्रोजेक्ट सिंह भूमि से लॉन्च किया गया था। इसे राष्ट्रीय विरासत, नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में घोषित किया गया था कब, 2010 में। तो आई थिंक ये भी एक दशक इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी माना जाता है। इंटरनेशनल डिकेड ऑफ द बायोडाइवर्सिटी 2011 से लेकर 20 को माना जाता है। और 21 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर 2030 तक इंटरनेशनल डिकेड ऑफ द इकोसिस्टम को माना है। परिस्थितिकी तंत्र का दशक इसे माना जाता है। राजधानी जयपुर में अमूल गांव में केंद्र भारत सरकार की सहायता से एशिया का तीसरा, भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया। कौन है? अमूल कुंडा गांव इसका नाम है। भारत का पहला है और एशिया का तीसरा है। भारत का पहला हाथी पुनर्वास के कोट्टूर केरल में बनाया गया था। प्रोजेक्ट रिहब बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, ये मधुमक्खियों से बचाता है ट्रेन लाइनों पर खासतौर पर। प्रोजेक्ट रिहब कर्नाटक सरकार द्वारा मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी आ रही है, में कमी, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स बीइंग यूजिंग बीज के थ्रू।
के थ्रू इसमें कमी लाने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि रेलवे ट्रैकों के साइड में जितने भी ट्री होते हैं उसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है, ताकि वो ट्रैक के क्रॉस ना करे, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं कम हो। इसके लिए असम में आप जाइएगा तो बहुत सारे जगहों पर आप देखिएगा ट्री साइड में, रेलवे ट्रैक के साइड में ट्री लगी हुई है, और वहां पर ऑलमोस्ट मधुमक्खी पालन किया जा रहा है, ताकि वो एलिफेंट वहां इन न करे। मगरमच्छ संरक्षण प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। 1975 में भीतरकनिका से लॉन्च किया गया था। सबसे ज्यादा मगरमच्छ हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट 1975 में लॉन्च किया गया था भीतरकनिका से, आंध्र में ज्यादा पाई जाती। इस तरह की बातें हमारा याद करना जरूरी है। गिद्धा संरक्षण प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गिद्धा संरक्षण प्रोजेक्ट जो हमारा 2006 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम, जो कि गिद्धों को एक दवा दिया जाता है, डाइक्लोफेनॉक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के उपयोग से इनकी डेथ हो रही थी। इस पर बैन, हम लोग पूरा देश ने बैन लगा दिया है, जिससे इससे काफी डिक्लाइन करती जा रही थी इनकी पॉपुलेशन में। क्या नाम है? डाइक्लोफेनाक, ये सबसे इंपॉर्टेंट दवा होती है। तो ज्यादा पेपर में यही क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट कब दिया है? 2009 में। किस मेडिसिन से इसको नुकसान होता है? डाइक्लोफेनाक। सेविंग एशिया वल्चर फ्रॉम एक्सटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। सेव नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया असम में, धर्मपुर में एक विशिष्ट एक गिद्धा प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, और भारत में तो पिंजौर में स्थापित किया गया है। पिंजौर में एशिया का पहला जिप्स गिद्धा पुनरुत्थान जिप्स वल्चर रैंट्रोडेसिन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है कि यह केंद्र एशिया में पहला, भारत का पहला ऐसा केंद्र है जो कि लुप्त प्रजातियों के संरक्षण का प्रमुख योगदान करेगा। ये कहाँ है? पिंजौर में है। पिंजौर हरियाणा में पड़ता है, यानी गिद्धों के संरक्षण के लिए हमारा हरियाणा में पड़ता है। इसमें डाइक्लोफिनाक 2009 में इसे लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट। ये बात है इसमें। गिद्धा संरक्षण कार्य अभी चलाया जा रहा है 2020 से 25 के बीच में। नॉन एस्ट्रॉइड एंटी, इसमें हम बात कर चुके हैं। गिर के प्रोजेक्ट, जो कि सिर्फ गुजरात की गिर नेशनल पार्क में ही पाई जाती है, जो कि एशियाटिक सिंहों की नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जिस सिंहों में जो लायन होता है, जो हेयर बहुत लंबा लंबा होता है, काफी खूबसूरत लगते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो इनके संरक्षण के लिए हमारे देश में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर के साथ ही। तो गुजरात के जूनागढ़ में अब एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। और 1972 के अंतर्गत सूची वन में, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड इसे शामिल किया था। दो फैक्ट याद करना है, एक सूची वन और एक कौन? एंडेंजर्ड, यानी क्रिटिकल एंडेंजर्ड के करीब जाने वाले हैं। सारे लिस्ट के बारे में मैं बात कर चुका हूं, तो ये एंडेंजर्ड में आने वाले हैं। वोल्रेबल में कौन है? प्रोजेक्ट चीता। चीता को किस में आता है? वोल्रेबल में। तो हंगुल यूरोपियन रेंडियर 1970 के बारे में जाती है, सोहा हिरण है, ये सोहा का हिरण है। अब यह केवल जम्मू कश्मीर के दाची गांव इसीलिए फेमस है, हंगुल यूरोपीय रेंडियर। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये कहाँ पाई जाती है हंगुल, तो दाची गांव में पाई जाती है। इसे कश्मीरी स्टैट के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है ये। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में, हिमाचल की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक पाए जाने वाली कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। कस्तूरी की औषधि प्रसाधान महत्व के कारण, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है इसमें, के कारण बड़े पैमाने पर इन मृगों का अवैध शिकार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप यह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। और हिमाचल प्रदेश के चंबा, यानी मृग कहाँ पाई जाती है? यही हिमाचल में, एचपी में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका फैक्ट यही है। केदारनाथ अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, केदारनाथ। तो इस तरह से प्रोजेक्ट को भी पूछा जाता है कि वो कहाँ लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर आपका
खीर गंगा उसी का नाम है, उसमें लॉन्च किया गया था। लाल पंडा प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं अब। 1996 में लॉन्च किया गया था, सिक्किम में लॉन्च किया गया था लाल पंडा। अरुणाचल प्रदेश में दार्जिलिंग के जंगलों में पाए जाने वाले यह जानवर है। इसे अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम पूछ सकते हैं कि कैट बियर किसे बोला जाता है? तो आई थिंक वही रेड पंडा को कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पद्मा नायडू हिमालयन जंतु पार्क द्वारा लाल पंडा प्रोजेक्ट की शुरुआत की किसके द्वारा? पद्मजा नायडू। तो इस तरह के पर्सन को भी उस कैलाश संख्या जो टाइगर मैदान ने इंडिया के नाम से जाना था, वो उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किए थे। तो ये इस प्रोजेक्ट को मैन का भी बहुत ज्यादा ही इसमें रोल होता है। यह आयुष्मान की संकटग्रस्त है, एंडेंजर्ड में आती है लाल पंडा। और गिर नेशनल पार्क वाला भी वही है। एशियाटिक लायन भी किस में आता है? संकटग्रस्त में ही आता है। मणिपुर थामिन प्रोजेक्ट एड्स डियर, यह विशेष प्रकार का हिरण है जो मणिपुर के लोकटक जिलों के में पाई जाती है। कछुआ के बारे में 1975 में लॉन्च किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका, जो हमारा भीतरकनिका से लॉन्च किया गया था कछुआ प्रोजेक्ट। जो हमारा कछुआ भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है, जो हमारा यूएसए है, उसकी उसकी जो ईस्टर्न साइड है, उसकी जो वेस्टर्न साइड है, वहां से ये कछुए हमारे भीतरकनिका में एक सीजन में खासतौर पर आते हैं। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए हमारे देश में एक प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है जिसका नाम है कछुआ संरक्षण प्रोजेक्ट 1975 में। वो भी भीतरकनिका से लॉन्च किया गया। भीतरकनिका के बारे में बात करें, ये जो है हमारी दो नदियों के मुहानों के बीच में पड़ने वाला ये एक नेशनल पार्क है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। यह एक ओलेरिडे दक्षिण अमेरिका प्रजाति का कछुआ है, जो प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु में ठंडा के समय भारत के पूर्वी तटों पर ओडिशा तट पर अपने घोंसले बनाने के लिए प्रवास करते हैं। जो कि 1975 में कछुआ संरक्षण प्रोजेक्ट का शुभारंभ भीतरकनिका अभयारण्य से किया गया, मैंने बात कर चुका हूँ। कछुआ के घोंसले में जीवों की जांच सैटेलाइट टेलीमेट्रिक तकनीक के माध्यम से किया जाता है। जब घोंसले वाले क्षेत्रों की जांच, घोंसले वाले क्षेत्रों की जांच किससे? सैटेलाइट टेलीमेट्रिक तकनीक के द्वारा की जाती है। इस कक्षों के प्रस्थान गहिरमथा प्रजनन स्थल गहिरमथा है, जो दो नदियों के मुहानों के बीच भीतरकनिका अभयारण्य में पड़ता है। गहिरमथा यहीं पर ये बीच है, जो कि भीतरकनिका नेशनल पार्क का एक बीच है गहिरमथा। जो कि ये गहिरमथा जो हमारा भीतरकनिका दो नदियों के बीच में पड़ने वाला ये पड़ता है। तो इस तरह से बातों को याद करें। गैंडा प्रोजेक्ट 1970 सेवन में 87 में किया गया था। एक सिंग वाले गैंडा केवल भारत में पाए जाते हैं, और जो कि मानस में और काजीरंगा कुछ जल्दापड़ा में भी पाए जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? मानस काजीरंगा नेशनल पार्क। और कुछ आप पश्चिम बंगाल के जल्दापाड़ा में पाए जाते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को, इसीलिए 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था इसे। तो नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था भी 2009 को। वन्य जीव संरक्षण 1972 में सूची वन में शामिल किया है। सूची वन बहुत ज्यादा, तो कहीं भी आया तो सूची वन ही मारो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। WWF इंडिया द्वारा 1997 से स्थलीय समुदाय के सहयोग पर गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कब से? 97 से। जो कि इंडिया में रिसर्च के लिए डॉल्फिन के लिए हमारा पांच, ये तो मैंने बात कर चुका हूँ। डॉल्फिन का पहला वेधशाला रिसर्च सेंटर हमारा विक्रम भागलपुर के विक्रमशिला गंगा नदी में है। वहां पर ही डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, नहीं नहीं, डॉल्फिन वेधशाला यहाँ पर है, लेकिन रिसर्च सेंटर हमारा पटना में है। ध्यान देना, वेधशाला हमारा कहाँ है? विक्रमशिला भागलपुर में है, लेकिन रिसर्च सेंटर हमारा पटना में है। बाघ प्रोजेक्ट वही 1973 में आया था। इन सारी चीजों को मैंने बात कर चुका हूँ। हाथी प्रोजेक्ट को भी मैंने बात कर चुका हूँ। केरल के ये हाथी प्रोजेक्ट को वही सी भूमि से लॉन्च किया गया था।
अब हम बात कर लेते हैं वेटलैंड के बारे में। भारतीय वन संरक्षण पूरे देश में कच्छ वनस्पति क्षेत्रों का मूल्यांकन कर रहा है। यह पर्यावरण मंत्रालय के 1987 से इसके अंतर्गत प्रत्येक 2 वर्षों पर ये अपना रिपोर्ट जारी करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि 1987 से ये वन संरक्षण, जो कि हमारा कहाँ है, देहरादून में इसकी हेडक्वार्टर है, क्योंकि प्रत्येक 2 ईयर्स पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्येक 2 ईयर्स पर अपना रिपोर्ट ये जारी करता है। और देश में सबसे ज्यादा वनों की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारा फॉरेस्ट जो है एमपी में ही है ऑलमोस्ट। तो आई थिंक हम बात कर लेते हैं, आप हम वेटलैंड के बारे में बात करते हैं डिटेल से। वेटलैंड जो 1971 में संकटग्रस्त भूमि के संरक्षण के लिए बहुपक्षीय इंटरनेशनल समझौता हुआ था, रामसर, ईरान के नाम से जाना जाता है इसे, रामसर। रामसर शहर में हुआ था, इसीलिए रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। जो कि यह समझौता 31 सितंबर 1975 से प्रभावी हुआ था। यानी इसे रामसर शहर 1971 में रखा गया था और ये 1975 से इफेक्ट इसका हुआ। और भारत इसका 1982 में शामिल हुआ था इसमें। भारत इस सम्मेलन में 1982 में शामिल हुआ था। और 1987 से राष्ट्रीय आद्र या नवलित भूमि संरक्षण कार्यक्रम भारत ने चलाने लगा। जैसे ही शामिल हुआ भारत इस प्रोजेक्ट में, भारत भी अपने इस वेटलैंड के प्रिजर्व के लिए एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, उसका नाम रखा गया, वह प्रोजेक्ट 1987 में लॉन्च किया गया था, 5 साल बाद। तो आई थिंक विश्व में सर्वाधिक रामसर स्थल यूके में है, 175 है। इंडिया में अभी तक 75 हो चुके हैं अगस्त तक लेकर, जिसमें 14 हमारा तमिलनाडु में पड़ते हैं, 10 हमारा यूपी में पड़ते हैं। सबसे हाईएस्ट बोला जाता है वेटलैंड कहाँ है, तो यूपी तमिलनाडु में है। सेकंड हाईएस्ट कहाँ है, यूपी में है। तो अभी एटलीस्ट अभी जितने वेटलैंड्स है, पहला वेटलैंड्स आपका है सुंदरवन, शायद पढ़ा जाता है, तो सुंदरवन को ही माना जाता है। भारत में लगभग 4.6% लैंड पर वेटलैंड्स है। 2.1% लैंड पर हमारा टाइगर रिजर्व है, जो कि 53 टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क मेनली टाइगर के लिए। जो कि 2.1% लैंड पर, 4.6% लैंड पर हमारा वेटलैंड है। जो कि ओवरऑल हम बात करें 1,73,000 लैंड, स्क्वायर किलोमीटर लैंड पर हमारे देश में जितने नेशनल पार्क है, जो या बायोलॉजिकल पार्क, जितने भी पार्क है वो सारे पार्क है ओवरऑल इस पर। आत्मभूमि वेटलैंड है हमारा 2 फरवरी को ही मनाया जाता है आई थिंक। इसका थीम रहा इट इज टाइम फॉर वेटलैंड रिवैम्प एंड रिस्टोरेशन। भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में ही है, आई थिंक मैंने बात कर चुका हूँ। चेन्नई में देश का पहला चिड़ियाघर भी है। और आई थिंक बायोडायवर्सिटी के लिए भी हमारा चेन्नई में है, उसका प्रबंधन केंद्र चेन्नई में है। जीन बैंक कहाँ है आपका, वो आपका स्विट्जरलैंड के एक मतलब आइलैंड पर ही उसको बनाया गया था, जो कि हम पहला वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। भारत के पहले, ये तो मैंने बात कर चुका हूँ ये चीज वहीं। प्रवाल भित्ति या मूंगे चट्टानों के बारे में, ये एक जीव होता है क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलों में पाया जाता है, ये मेनली कोलिसेंट्रा पोलिप, इसे जिसे कहा जाता है, यह एक प्रकार का उपोष्ण कटिबंधीय समुद्री जीव है, जिसके लिए निम्न भौगोलिक बीच से 21 डिग्री टेम्परेचर में 60 से 70 मीटर नीचे स्वच्छ जल, कम लवण वाला मंदार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अंडमान निकोबार, इन सारे क्षेत्रों में पाई जाती है। लक्षद्वीप में प्रवाल एटॉल भितिया पाई जाती है। लक्षद्वीप को पूरा माना ही जाता है कि प्रवाल भित्ति से बना हुआ आइलैंड है। तो पूछा जाता है कि कौन से आइलैंड सबसे कंप्लीट प्रवाल भित्ति से बना हुआ आइलैंड है, तो लक्षद्वीप ही माना जाता है। भारत में प्रवाल भित्ति लगभग में है। कोरल ब्लीचिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसी का पार्ट है आई थिंक प्रवाल प्रवास के दृष्टि से अधिक आश्रित जू जुजैन थैलेसवाल जब पर्यावरण कारणों से उसके पृथक हो जाते हैं, तो प्रवाल अपने वास्तविक रंग सफेद में आ जाता है, जिसे कोरल ब्लीचिंग भी कहा जाता है। ये रहा इस पर फैक्ट सारी चीजों पर।